जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था डाइजेस्टिव पार्ट्स के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और स्टमक के बारे में। आज हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड वी हैव। कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के पार्ट होते हैं हमारे बॉडी में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दें कि हमारे बॉडी में 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हो जाता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा हो जाता है आपका लीवर, तीसरा हो जाता है आपका पैनक्रियास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड सब मेनली आपके बगल कैविटी माउथ में पाए जाते हैं। ये आपके 3 होते हैं। पैराटाइड ग्लैंड जो आपके चिक में पाया जाता है, सब मैक्सिलरी जैसे इसको सब मिंडुअल भी कहते हैं, वो आपके लोअर जॉ में पाया जाता है। और सब लिंगुअल ग्लैंड जो आपका बिलो द टंग मतलब टंग के नीचे पाया जाता है। इनका मेनली काम होता है ये होता है कि जब आप जो भी खाने को खाते हैं तो जब आपका फूड माउथ में एंट्री करता है तो ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और जिससे उस फूड को मैस्टिकेट कर सके, चिपचिपा बना से लुब्रिकेट कर सके कि पाथवे से इजीली फूड जाए। ऐसे ये डाइजेस्टिव प्रोसेस में भी काम आता है, हम आपको आगे बताते हैं। अब चलिए हम बताते हैं आपको लीवर के बारे में। इट इज़ ए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इसको सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का। ये 1.2 से 1.5 kg तक का हो सकता है एडल्ट में। इसमें एसोसिएटेड सेल्स होते हैं जो कवर होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको ग्लिसेंस कैप्सूल कहा जाता है। इसमें एक सेल्स होते हैं जिसको हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है लीवर का, ये बात याद रखिएगा। और ये जो सेल्स होते हैं ना, ये आपके बनाते हैं बाइल। जो बाइल जाता है आपके बाइल डक्ट से होते हुए गॉल ब्लैडर में, और जब गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलता है और पैनक्रिया से डक्ट निकलता है, वो सीधे आपके खुलता है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। उसी को कहते हैं हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट। और अब आइए जानते हैं पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रिया को एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों कहते हैं। ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, आपका एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है। ये मेनली आपका हार्मोन्स में इंसुलिन, ग्लूकागॉन ये सब प्रोड्यूस करेगा, और एंजाइम में आपका पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा। चलिए अब आइए आगे जानते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग चेंज कर देते हैं। अब जानते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड होता कैसे, मतलब कि डाइजेशन कहते हैं किसको, खाने को पचने। ये एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों होता है। सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस के बारे में। कुछ छोटा सा टिप्स बता देते हैं। मैकेनिकल ये मान के चलिए आपके माउथ में होता है, माउथ से लेकर ओसोफेगस तक होता है। और केमिकल ये प्रोसेस ये होगा आपका जाकर स्टमक से स्टार्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले बता दें, जो भी फूड को आप लोग खाते हैं वो जब आपके माउथ में जाता है, जब टीथ के कांटेक्ट में आएगा, तो जब उसको ग्राइंड करते हैं फूड को, तो वो आपके बोलस में कन्वर्ट होता है, और वो सलाइवा से मिक्सअप होता है, तो वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे सलाइवा में आपको 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम पाए जाएंगे, सलाइवरी एमाइलेस और लाइसोजाइम। ट्रिप्सिन भी सलाइवा में पाया जाता है, एमाइलेस पाया जाता है, जो आपके जो मेनली 30% आपका स्टार्च जो होता है ना, वो माउथ में डाइजेस्ट कर लेता है, मुंह से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जो सलाइवरी एमाइलेस होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करके कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, जिसका सलाइवरी एमाइलेस का पीएच होता है, याद रखिएगा 6.8। ये होता है सलाइवरी एमाइलेस का पीएच। चलिए अब आगे देखते हैं। जब सलाइवा से बोलस में कन्वर्ट होने के बाद फूड जब आगे बढ़ता है, ओसोफेगस के जरिए जाता है, फैरिंग्स के जरिए आगे बढ़ता है ओसोफेगस में। ओसोफेगस से जब जाता है आपके स्टमक में, तो स्टमक में 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, फंडिक, कार्डिक, बॉडी पाइलोरिक। तो फंडिक पार्ट में एयर रहता है, और जब कार्डिक पार्ट में जब फूड जाता है तो उसमें रहता है HCl प्रोड्यूस होता है। जो वो HCl इसलिए प्रोड्यूस होता है कि जो माउथ में जब आपका फूड आता है तो वो बहुत सारे जर्म्स के कॉन्टैक्ट्स में होता है। ये कोई आदमी गंदे हाथ से खा लेता है, उसके जर्म्स कॉन्टैक्ट्स में आता है ना, तो जो लाइसोजाइम आपका सलाइवा में प्रोड्यूस होता है, मेनली वो माइक्रोब्स को मार देता है। लेकिन अगर जो भी माइक्रोब्स बच जाते हैं, जो आपके स्टमक में एंट्री करता है फूड, तो जो LCl प्रोड्यूस होता है वो माइक्रोब्स को वो मार देता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था बॉडी में रूग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं फूड का। कभी कदार देखते हैं खाना खाते तो पेट का साइज थोड़ा बढ़ जाता है आगे की तरफ, रूग के कारण वो होता है। रूग जो होता है ना, फूड को होल्ड करके रखता है। फूड में चर्निंग प्रोसेस होता है, जिसके कारण वो बोलस कन्वर्ट हो जाता है आपका कायम में, मैकेनिकल प्रोसेस के कारण। फिर इसके बाद फूड जब आपका पाइलोरिक से आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले वो जाएगा ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में जब फूड जाता है तो ड्यूडेनम फूड को केमिकल प्रोसेस नहीं शुरू कर पाता है, क्योंकि वो एसिडिक रहता है उस टाइम तक।
तो एसिडिक से उसको बेसिक करने के लिए तो पैनक्रियास से एक हार्मोन निकलता है और पैनक्रियास से हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन रिक्वायर चाहता है और गॉल ब्लैडर से एक उसको हार्मोन चाहिए। वो दोनों हार्मोन जब मिलते हैं तो वो फूड को कर देता है बेसिक, तो अब जाके ड्यूडेनम में फूड पे केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है पचने वाला। तो आपके मन में ये बात आएगा कि जो HCl होता है वो तो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है, 1.8 उसका pH होता है, तो वो स्टमक को जलाता क्यों नहीं है? तो ये इसलिए नहीं जलाता है, जो स्टमक का बॉल होता है म्यूकोसा का वो बिल्कुल बेसिक इन नेचर होता है, मतलब क्षारीय जिसको कहता है। अम्ल और क्षारीय जब मिलते हैं रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इससे रिएक्शन होता नहीं है और पेट में जलन होती नहीं है। चलिए अब आगे जानते हैं। जब फूड आपका जाता है ड्यूडेनम में तो मेनली आपका स्टमक से ही प्रोटीन डाइजेस्ट होना शुरू होता है, प्रोटीन से पेंटोज हो जाता है, चेंज होता है, फिर स्मॉल ड्यूडेनम में जाने के बाद पेंटोज से पेप्टाइज में चेंज होता है, पेप्टाइज से फिर वो अमाइनो एसिड में चेंज हो जाता है, फिर वही अमाइनो एसिड को आपका बॉडी में ब्लड सेल्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो आपका जो होता है पैनक्रियाज वो 3 टाइप्स ऑफ अमाइलेज प्रोड्यूस करता है, 3। पहला हो जाता है लाइपेज, दूसरा हो जाता है आपका एमाइलेज, तीसरा हो जाता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपका मेनली प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, अमाइलेज आपका जो मुंह में स्टार्च जो डाइजेस्ट होना बच जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो डाइजेस्ट करता है, और जो लाइपेज होता है आपका मेन लिपिड चेंज में डाइजेस्ट करेगा। तो सबसे पहले आपको बता देता है ट्रिप्सिन कर देता है प्रोटीन चेंज, पेंटोज को चेंज करके कर देता है अमाइनो एसिड में चेंज, अमाइलेज आपको माल्टोज में चेंज कर देता है पूरी तरीके से, डाइसेक्राइड हो जाता है। फिर ये आपका हो जाता है लाइपेज पॉलीसेक्राइड में चेंज हो जाता है। फिर जब आपका जेजुलम में जो जाता है काइम, वो जब जेजुलम में जाता है तो जेजुलम में कुछ होता नहीं है प्रोसेस, उसके बाद जाके आपके इलियम में जब जाता है वो काइम तो उससे न्यूट्रिएंट्स सारे अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इलियम से। फिर वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वो सबसे पहले कोलोन में जाता है, कोलोन से होते हुए आपका सीकम में जाता है, फिर रेक्टम में एनस रेक्टम में जाता है, तो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। कोलोन से हमारे 4 पार्ट्स होते हैं जैसे आपको बताया था, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कोलोन। वहाँ से जो मेनली जो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होने के बाद जाता है रेक्टम में, रेक्टम से में जाके स्टोर हो जाता है। तो हमारे रेक्टम, हमारे जो बॉडी होती है ना उस स्टमक, मेनली स्टमक, उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है बिलुबिन और बिलुबर्डिन, जो आपका फीसेस का कलर येलो होता है ना उसी के कारण होता है। ये बात पॉइंट में नोट कर सकते हैं। फिर वहाँ से जाके डिस्चार्ज कर देता है फीसेस को। अब चलिए आपके मन में एक बात आ रही होगी कि अगर हमारे बॉडी से में प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है, फैट डाइजेस्ट हो रहा है, विटामिन्स क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, मिनरल और विटामिन क्यों नहीं डाइजेस्ट? वो पहले से ही बहुत इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो पहले से ही बहुत छोटे अमाउंट में होते हैं, बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पहले से बहुत ज़्यादा टूटे हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं कि उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं इसलिए। अब चलिए हम आगे चल के आपको बताते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक, इसमें कौन कौन से फूड कहाँ कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, इसमें कौन से फूड आपको कहाँ पे डाइजेस्ट होगा मेरे को बता देते हैं। सबसे पहले तो यार स्टार्च हो जाएगा आपका, स्टार्च, फिर विटामिन, फिर मिनरल्स, ड्रग्स, मेनली दवा हो गई और जो ड्रग्स लेते हैं वो भी मान सकते हैं, फिर अल्कोहल। ये आपका माउथ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बकल कैविटी से। फिर आपका आता है स्टमक में मेनली आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, यहाँ पे भी कुछ स्टार्च होता है डाइजेस्ट, विटामिन यहाँ पे भी होते हैं। यहीं पर फूड आपका काइम में कन्वर्ट होता है, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वो काइम से काइल में चेंज हो जाता है, वो जब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका डाइजेस्ट फूड जाएगा। ठीक है,
ये स्टमक में होता है। और फिर आता है ऑल न्यूट्रिएंट्स। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपके आ गया। फैट आ गया आपका, कार्बोहाइड्रेट आ गया, फैट कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स नहीं सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा जाके विटामिन्स। यहाँ पे सारे डाइजेस्ट होते हैं जाके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में। ऐसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन ही मान सकते हैं, इसको उतना इलियम बोलने का ज़रूरत है भी नहीं, इसको मेनली आप स्मॉल इंटेस्टाइन ही मानिए। फिर यहाँ पे भी ड्रग्स और अल्कोहल सबके डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होता है ब्लड में जाकर। और लास्ट में आपके कुछ सर्टेन ड्रग्स जो बच जाते हैं, वाटर, अल्कोहल, यहाँ पे लास्ट पे इतना ही एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं। मेनली आप देखिएगा अल्कोहल जो होता है आपके बगल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। अल्कोहल और ड्रग्स ये आपके स्टमक में जाने पे भी होते हैं, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। यानी ये आप मान सकते हैं कि जो शराब पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं तो उनको लेते के साथ ही एकदम कुछ मिनट में नशा लगना शुरू हो जाता है। आप लोग देखते हैं शराबियों को कि पिए और हल्का हल्का करके उनका नशा चालू हो जाता है, ऊपर से पी रहे हैं नीचे से उनका डांस शुरू हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं इसमें। चलिए मैं आपको मेनली प्रोसेस बता देता हूँ डाइजेशन का, कि डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कैसे कैसे होता है। और ना सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है इंजेक्शन से। इंजेक्शन मतलब कि जो आप खाते हैं फूड को स्वेल करते हैं, निकलते हैं। फिर हो जाता है आपका दूसरा डाइजेशन, मतलब उसको पचाना। तीसरा हो जाता है आपका एब्जॉर्प्शन, मतलब उससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करना। चौथा हो जाता है एसिमिलेशन, मतलब कि जो बचे हुए कुछ सर्टेन होते हैं ना न्यूट्रिएंट्स, उनको भी एब्जॉर्ब करके बाकी जो फीकल मैटर होता है, मतलब कि वेस्ट मैटर होता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में ढकेलना, जिसको फीसेस भी कहते हैं। और पांचवा हो जाएगा आपका इजेक्शन, डेगुलेशन भी उसको बोला जाता है। मतलब उसको बाहर मल के रूप में निकाल देना, ये होता है। आपको एक बात मैं बता दूं, जो हम लोग खाना निकलता है ना, हम लोग को जाता है ना ड्यूडेनम से, फूड पाइप से, उसको एंटी पेरिस्टालसिस बोलते हैं। और जब हम लोग उल्टी करते हैं ना, उसको एंटी पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ये बात भी आप नोट कर सकते हैं, ऐसे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देना ज़रूरी था। ये हो गया। अब चलिए आते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में। डाइजेशन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, पाचन से लेकर। सबसे पहला हो जाता है आपका जॉन्डिस। आप लोग काफ़ी देखते होंगे, काफ़ी बच्चों को हो जाता है जॉन्डिस, आपके किसी दोस्त को हो सकता है। मेरे एक दोस्त है स्कूल में, उसको 3 बार जॉन्डिस हुआ था। तो मैं सोचता था कि जॉन्डिस होता क्या है, उसमें सब कहते हैं कि बॉडी पीला पीला हो जाता है। मुझे लगता था बचपन में कि शायद बहुत ज़्यादा ही हल्दी वाला प्रोडक्ट खाने से पीला हो जाता होगा, उसमें हल्दी का प्रोडक्ट खाने से पीला हो जाता होगा, शायद कलर पिगमेंट होता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो जॉन्डिस में होता है क्या है ना, जो आपका लिवर होता है ना, उससे बाइल एक्सेस अमाउंट में सेक्रेट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो पूरे बॉडी में भरना शुरू हो जाता है। आपके स्किन में भर जाएगा, आपके आँखों में भरना स्टार्ट हो, जिसके कारण पूरा बॉडी पीला पीला दिखने लगता है। बाइल एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ बाइल के कारण होता है, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ बाइल। दूसरा हो जाता है आपका जाके
वॉमिटिंग, वॉमिटिंग मतलब उल्टी करना। ये मेनली आपका हो जाता है बासी खाना खाने से, या कुछ अनहेल्दी फूड खाएं, या अनपच आपको हो जाता है, उसी के कारण मेनली होता है। इनके कुछ ये उतने सीरियस डिजीज़ नहीं है, ये मेनली उसी सब के कारण होता है। या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं हद से ज़्यादा तो अनपच होने लगता है, पेट में दर्द होगा, फिर आपको उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगा, पच नहीं पाता है वो फूड को, इसके कारण होता है। एक्सेस ईटिंग, ईटिंग के कारण होता है, या बासी फूड खाने के कारण होता है। तीसरा हो जाएगा आपका जाकर वॉमिटिंग हो गया। तीसरा हो जाता है आपका कॉन्स्टिपेशन, पेशन, जिसको कब्ज कहते हैं। इस रोग से हमारे इंडिया में अभी मानकर चलिए तो 40% आदमी ग्रसित है, जिसको कब्ज भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि जो आपका फीकल मैटर होता है ना, दोबारा कोलोन में चला जाता है, मतलब डिस्चार्ज होने की जगह दोबारा कोलोन में आपका चला जाएगा, जिससे कारण फीकल मैटर निकलेगा नहीं और आपको बहुत अजीब टाइप का अंदर से लगेगा। ये मेनली बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों के खाने से होता है, या बहुत ज़्यादा मसालेदार आप लोग खाते हैं ना, उन्हीं सब चीज़ों के कारण होता है कॉन्स्टिपेशन आपको। एंटर इनटू कोलोन, कोलोन में वापस चला जाता है आपके, इसके कारण भी होता है। बस हो गया। फिर अब चलिए आपको बताते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण कौन से डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहले तो आपको हो जाता है मैडास्मस, और दूसरा हो जाता है कवासिकॉर। चलिए जानते हैं सबसे पहले हम लोग मैडास्मस के बारे में, फिर बताएंगे आपको कवासिकॉर के बारे में। ये दोनों प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज़ हैं, ये ज़्यादातर मेनली बच्चों को ही होता है। मान के चलिए ये एक मैडास्मस मेनली तो ज़्यादा 6 महीने से लेके 3 साल के बच्चे में देखा जाता है, और ये 6 महीने से लेके 2 साल के बच्चे तक में देखा जाता है। लेकिन डेंजर ज़्यादा कवासिकॉर है मैडास्मस के मुकाबले, क्वासियोरकर ज़्यादा डेंजरस है। आइए जानते हैं सबसे पहले मैडास्मस के बारे में। ये मेनली होता है आपको प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो मदर प्रेगनेंसी के टाइम ठीक से डाइट लेती नहीं है, जो उसका बेसिक डाइट होता है प्रेगनेंसी के टाइम लिया जाता है, जिससे बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिले उनके अम्बिलिकल कॉर्ड्स के जरिए, लेकिन वो ठीक से ले नहीं पाती है, जिसके कारण बच्चे को ठीक से प्रोटीन मिलता नहीं है। सोर्सेस ऑफ